हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी जो आगे की जो स्टडीज है उसको कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो, वेयर वी फाइंड न्यू वे टू स्टडी द फिजिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड वेयर वी फाइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक नॉलेज, रियल नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट। जो आज हम टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। बेसिक क्या करें, हम डेली लाइफ में हमारे बहुत काम आता है और हम डे टू डे लाइफ में इसके बारे में हर टाइम क्या कह सकते हो आप उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिक बात यही है, हर बात में बेसिक 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 यानी बेस यही है कि हमारी लाइफ इज बेसिक है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चे, जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जैसे नाम से ही आपको पता होगा, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, न्यूटन ने कुछ लॉज दिए थे और उसने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमें 3 तरह के दिए थे, ये आपने पढ़े होंगे। बट अब यहाँ पर हम उसका बेस बनाएंगे और बेस के बाद उसके ऊपर बड़ी सारी बिल्डिंग्स भी बनाएंगे, किसी सी न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चे आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और उसमें सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि न्यूटन जो थे, सबसे पहले हमें हमारे साइंटिस्ट के आगे वो होना चाहिए, यानी हमें साथ साथ प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट ही हैं जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है इतनी ईजी हो गई है। उन्हीं की वजह से आप मुझे अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठकर देख पा रही हैं। उन्हीं की वजह से, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, इतनी सालों की मेहनत की वजह से आप रियल में आप जिस पोजीशन पे जाएं, जैसे कुछ भी चाहे वो आप गेन कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अब ग्रेविटेशन पढ़ना है, तो चुटकियों में आप नेट खोलिए, इंटरनेट के ऊपर आपको ग्रेविटेशन मिल जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का देखना है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे आप क्या करते हैं, आप एक क्लिक के डिस्टेंस पे है। बट अगर ये काम हमारे साइंटिस्ट ने नहीं किया होता तो कहाँ होते। इस लॉकडाउन के टाइम में हम काफ़ी पीछे चले जाते। तो आप थैंक्स टू अवर साइंटिस्ट, और जिनकी वजह से हम यहाँ पर कह सकते हैं हम आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम। तो बच्चे ये हमारे साइंटिस्ट की वजह से है। तो यहाँ पर क्योंकि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट और बीइंग ए साइंस टीचर, तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य यही है, यानी मेरी सबसे पहले ड्यूटी यही है कि मैं मेरे जो जिनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ उनको मैं क्या कह सकती हूँ, थैंक यू कह सकती हूँ। तो यहाँ पर सबसे बात, जैसे अब हम शुरुआत करेंगे। मैंने कहा न्यूटन लॉ, हमें बेस समझ लेना चाहिए कि न्यूटन जो है आप कह सकते हो कि फादर ऑफ फिजिक्स हैं। उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं, बहुत सारी साइंटिफिक हमें मैथड्स दिए हैं जिसकी वजह से हम ग्रेविटेशन पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम रॉकेट प्रपल्शन पढ़ पा रहे हैं, जिनकी वजह से हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूटन ने हमें दी हैं। तो सबसे पहले हम इस जब चैप्टर को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास पहला आता है फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ पुश और पुल, यानी ये एक तरह का क्या है, पुश और पुल है, जिसकी वजह से आप क्या कर पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या चेंज करने की कोशिश करते हैं। राइट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना कि पुश और पुल एक तरह का धकेलना या खिंचाव है। क्या? फोर्स। फोर्स एक तरह का धकेलना या खिंचाव है जिसकी वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये आप इसको इस तरह से कह सकते हो, इट इज ए, मैं इसके की वर्ड लिख रही हूँ, इट इज ए पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज, विच चेंज or try to change, but the position of the object, यानी जो ट्राई करता है या चेंज कर देता है। ये मैंने सबसे बेसिक आपको कह सकते हो जिसको आप आराम से पता कर सके, मीन्स समझ सके कि एक तरह का धकेलना है या खिंचाव है जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करे या करने की कोशिश करे। या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इट इज एक्सटर्नल एजेंसी, यानी फोर्स क्या है, एक्सटर्नली लगता है ना, तो एक्सटर्नल एजेंसी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेट कर सकता है। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपके पास बॉल है,
जैसे बैट बॉल में खेलते तो बॉल आपने जब डाली है तो बैट से क्या करते हो, आप उसको एक्सेलरेट करवाते हो, चेंज भी करते हो, बट यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तरह का आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया ना, तो ये एक तरह का क्या होगा, पुश और पुल है, आप किसी तरह से उसको फोर्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू कि फोर्स क्या है। इसके बाद बच्चे हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स कितने टाइप का हो सकता है। बेसिकली हमारे पास फोर्स की बहुत डायमेंशन, जैसे मैंने अगर आपने पढ़ा है वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक फोर्स होता है, बट इस कंसर्न में इस टाइम जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास कि फोर्स हमारे दो तरीके के होते हैं बेटा, एक है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी आपके पास दो तरह के फोर्सेस कौन से हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट जैसे नाम से है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट है, या आप कह रहे हो कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसके साथ कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अगर मुझे इसको डिस्प्लेस करना है तो मुझे इसको टच करना पड़ेगा, यानी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तो इस टाइम इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर मैं बिना ही इसको टच किए इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, यानी इसका डिस्प्लेस कर दूं, तो उस टाइम जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन कॉन्टैक्ट। अब कई ये समझ रहे होंगे कि हमने तो हमेशा कॉन्टैक्ट वाला देखा है ना, चाहे वो टेंशन वाला हो, चाहे वो फ्रिक्शन वाला हो, किसी टाइप का भी देखा हो, वहां पे हम कॉन्टैक्ट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम वहां कॉन्टैक्ट करेंगे। बट ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ही ना लगाए, और बिना फोर्स लगाए उसके बिना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कॉन्टैक्ट ही ना करें, और बिना कॉन्टैक्ट हम उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। यस बच्चा, लगा सकते हैं। और ये आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा कि जैसे नॉन कॉन्टैक्ट की बात करें, हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट दूर दूर, ये पढ़ा था ना कि दो ऑब्जेक्ट, इस यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स, बहुत जरूरी नहीं है कि वो बीच में आपस में रखे हों, उनके ऊपर कॉन्टैक्ट है। दूसरा फोर्स आप कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समहाउ आपने पढ़ा है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे पास जो है फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट वे से भी लगाया जा सकता है। अब बात आती है कॉन्टैक्ट की, यानी जिन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम क्या है, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यानी आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हमने बहुत बार पढ़ा, जैसे अगर हम बात करें फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मैं अब इस बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रही हूँ ना, क्योंकि इसके टिप के ऊपर और इसके कॉन्टैक्ट हो पा रहा है। दूसरा अगर हम बात करें टेंशन की, टेंशन यानी रस्सी में खिंचाव है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कुएं में से पानी निकल, या कहीं से भी आपके घर में टैंकर बना उसमें से पानी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ रस्सी के साथ निकालते हो, वो कॉन्टैक्ट हो रहा है, बच्चे आप फोर्स लगा रहे हो विद कॉन्टैक्ट मैन। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स लगा सकते हैं। तो बच्चे 11th क्लास में हम कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करें तो आपके एक पूरा चैप्टर ही है ग्रेविटेशन फोर्स का, और ग्रेविटेशन फोर्स में आप पढ़ेंगे किस तरह से, तो ये कि बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो नॉन कॉन्टैक्ट का हो गया। उसी तरह से फ्रिक्शन है, टेंशन है, ये सारी चीजें हम इस न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स के वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये कहा जाए कि फोर्स के बारे में हम कॉन्टैक्ट का वाला हो या नॉन कॉन्टैक्ट, बेसिक हमने कहा बेटा। इसके अलावा बहुत सारे फोर्सेज हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, बट फॉर नाउ वी आर स्टडिंग द टू टाइप ऑफ फोर्सेज, दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। तो अब तक हमने जो पढ़ा है बच्चे, वो पढ़ा है फोर्स क्या होता है, और फोर्स दो तरीके को कौन कौन से हैं, कॉन्टैक्ट वाले और नॉन कॉन्टैक्ट वाले। अब कुछ एक चीज जो टर्मिनोलॉजी जो है हमारी फोर्स की, वो हम बेसिक बात है वो हम कर लेते हैं बच्चे। एक चीज है कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो लगाते हैं फोर्स, क्लियर। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या, इसकी जो यूनिट है उसको हम स्टैंडर्डली न्यूटन के अंदर करते हैं, न्यूटन। इसको एंसाइड नोट, ये भी आपने पढ़ा होगा, फिर भी नहीं है तो न्यूटन के हम थर्डली भी करेंगे कि 1 न्यूटन कब कहेंगे, जब हम न्यूटन लॉ ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे या लॉज की बात करेंगे, सेकंड लॉ, तो वहां पर हम न्यूटन की डेफिनेशन को ड्राइव भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की फोर्स क्या है, ये बेसिक फंडा है कि अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ फोर्स पढ़ने हैं तो हमें फोर्स को, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ने हैं तो हमें सॉरी, तो हमें फोर्स के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अब पढ़ना पड़ेगा मतलब, अब अगर आपने ध्यान दिया हो कि चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन, बोथ आर इन द काइनेमेटिक्स,
और जब हमने हमारे वीडियो लेक्चर की शुरुआत की थी या फिर इस चैप्टर की शुरुआत की थी, तो हमने फिजिक्स के जो मैकेनिक्स है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, दैट इज स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर आपका 3rd और 4th चैप्टर आया था। क्लियर? काइनेमेटिक्स में हमने जब डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था ये वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है मत किस वजह से मोशन में है उसका नहीं पता। जबकि डायनामिक्स में हमने क्या पढ़ा था, डायनामिक्स की डेफिनेशन में लिखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना तो वो क्यों मोशन में है वो हम डायनामिक्स में पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम आ गया बच्चे कि हमने जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था उसमें सिर्फ हमने कह दिया एक्सेलरेशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वेक्टर्स के कर लिए, हमें ये नहीं पता वो कहाँ से आई, क्यों आई। यानी हमने एक तरह से कह सकते हो इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोज प्लस इफेक्ट दोनों, यानी हम डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा क्या होगा, डायनामिक्स के ऊपर, यानी जहां पर हमें कोज और इफेक्ट, यानी हम फोर्स लगा रहे हैं तभी तो मोशन हो रहा है, ठीक है, और मोशन कितना हो पा रहा है, किस क्वांटिटी में, वो कौन सी क्वांटिटी जो हमें मोशन के बारे में बता रही है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब तक तो शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो एक छोटी सी क्वांटिटी है मगर काम बहुत बड़े करती है वो है हमारे पास इनर्शिया। ये आपने पढ़ा भी होगा, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चे? अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं यानी लेमन तरीके से बात हो जिसको आप इजी से समझा सकें, तो ये इनर्शिया क्या है, वर्ड से बना है इनर, टी आई, इनर्शिया, टी, यानी आप इसको कह सकते हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर, इनर क्या होता है, अंदर की, शेयर को आपके सिर्फ प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लीजिए। ये किसी ऑब्जेक्ट की एक अंदर की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करे, किसी भी चेंज को, या जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करे, उसकी स्टेट को कोई चेंज ना करे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन को, अपने स्टेट को चेंज ना करे, उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। अब बात करते हैं जो साइंटिस्ट ने हमें डेफिनेशन दी है, साइंटिफिक वे से हमारे डेफिनेशन। आई थिंक आपको ये इनर्शिया समझ में आया होगा लेमन तरीके से। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर एबिलिटी है जिसकी वजह से वो क्या करती है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करने देता, आइदर वो रेस्ट वाली हो या फिर वो मोशन वाली पोजिशन। क्लियर? अब इसके बाद इनर्शिया को अगर हम साइंटिफिक करें, ये है प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इसकी किसी बॉडी की प्रॉपर्टी हो सकती है ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोजेस। अब क्या कर सकती है, विच एक तो हमेशा अपोज करेगी, विच ऑलवेज अपोजेस। क्या करेगी, अपोज करेगी, किस चीज को अपोज करेगी, उसके अंदर जो होने वाला चेंजेस, द चेंजिंग ऑन इट, चेंजेस ऑन इट। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से ये हमेशा अपोज करेगी, चेंजेस ऑन इट, उसके ऊपर जो चेंज करने की कोशिश करेगा। बच्चे मैंने यहाँ पर सिर्फ ये बोला कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट जो सिचुएशन में, चाहे वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो मोशन में भी हो सकता है, वो डायरेक्शन, वो अपनी पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन भी हो सकती है, ये हम चीज पढ़ेंगे इनर्शिया के डिफरेंट पार्ट में। तो सबसे पहले हमें इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपने अंदर कोई चेंज होने नहीं देना। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं हम जिस पोजीशन में हो उसमें पोजीशन में पड़े रहे, रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, तो हमें बिल्कुल छेड़े ना। ठीक है, तो उसी तरह से हर ऑब्जेक्ट के अंदर इसको बेटे आप एक टर्म के लिए भी याद कर सकते हैं, टर्म के बिहार पे याद कर सकते हैं कि आप कह सकते हो कि मास से इसको आप रिलेट कर सकते हो कि मास जो है वही इनर्शिया, यानी अगर आपके पास मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है। देखिए अब प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास मोर मास है, मोर तो आपके पास मोर ही इनर्शिया होगा। अब किस तरह से करेंगे बच्चे इसको, जैसे मान लीजिए आपके पास एक 500 केजी का पूरा बॉक्स है, क्लियर, और एक छोटा सा है बॉक्स 5 केजी का, एक है 500 केजी का और एक है 5 केजी का। अगर आपसे कहा जाए कि उनको डिस्प्लेस कीजिए, अगर डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें किसमें आपको कम काम लगेगा, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है, आपको जो है 5 केजी वालों को कम टाइम मीन्स आप इजी से उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे, और जो 500 केजी का है उसको आप कम टाइम मीन्स आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है बच्चे कि आपके पास जिसका मास कम
तो उसका इनर्शिया भी कम, यानी आपको कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है, यानी वो जो कम मास वाला है उसका इनर्शिया कम है, यानी वो अपने स्टेट को इजी से चेंज कर सकते हैं। जो 500 वाला है उसका इनर्शिया, ये मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। तो इसी तरह से आप इसका कह सकते हो कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा भी सामने देंगे, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। दूसरी चीज बचा, इनर्शिया की ना तो कोई यूनिट है और ना ही कोई डायमेंशन है, यानी ये एक आपके कह सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ना यूनिट ना जो है डायमेंशन। और बेसिक जो इनर्शिया है वो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड। अब इसको कैसे प्रूव किए, इसको प्रूव करने के लिए बच्चे देखिए, मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास सेम है, क्लियर, एक रेस्ट के अंदर है एक मोशन के अंदर है, ठीक है। तो दोनों का इनर्शिया दैट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि इनर्शिया जो है वो मास से रिलेटेड है, तो जब दोनों का मास सेम है तो उनका इनर्शिया भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। उनके वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कह सकते हैं एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है कि जो मास के ऊपर प्योरली डिपेंड कर सकते हो। कई बार जो हम रोटेशन मोशन का करेंगे ना, वहां इनर्शिया को हम मास से ही रिप्लेस करेंगे। तो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए इसका, तो हमारे पास इनर्शिया एक तरह की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से बच्चे हम क्या करते हैं, हम ये बताते हैं कि जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा, जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी कम। आई थिंक आपको इनर्शिया समझ में आ गया। आप इसको मास से रिलेट भी कर सकते हैं। इसके बाद बचे कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया जैसे मैंने कहा ये किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करने की, चाहे वो रेस्ट वाला हो चाहे वो मोशन वाला, क्लियर। तो अब इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने कहा वो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, तो ये होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। तो ये एक आपके पास अगर हम बात करें तो हमारे पास इनर्शिया का क्या होगा, सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, चेंज नहीं कर पाएगा, तो ये डायरेक्शन। ये बेसिक हमारे डेली लाइफ में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हो कि इनर्शिया जो है हमारा 3 तरीके का हो सकता है। अगर वो रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, तो मेरी टेंडेंसी है कि मैं यहीं खड़ी रहूं, वो मेरी इच्छा है कि मैं करूँ। तो या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई बड़ा सा स्टोन है, वो किसी कहीं खड़ा है, सॉरी कहीं पड़ा है, तो वहां पर अगर आप बात करें तो वहां पर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसका, वो वहीं रहना पसंद करेगा। कब तक? जब तक आप उसके ऊपर हायर फोर्स ना लगा दें, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसी के अंदर से हम इसका डेफिनेशन बना देंगे। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी which always opposes changes in the position of rest, यानी जो हमारे पास उसकी पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन है, उसको हमेशा क्या करें, चेंज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ रेस्ट ही तो लिखा है, बाकी हमारी डेफिनेशन सेम है, इसमें कोई अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट में रहना पसंद करे, तब उसमें क्या कह सकते हैं, वो हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात आई है तो हमारी डेफिनेशन होगी कहाँ काम आनी है, तभी तो हम पहचानेंगे उसको। अब अच्छा देखिए, कई बार अगर आपने महसूस किया है, आप किसी भी व्हीकल में बैठे, ठीक है, जैसे बस में बैठे हैं, अगर बस या फिर गाड़ी में बैठे किसी में, अगर वो सडनली चल पड़े, चलेगी तो क्या होगा, हमेशा आपको एक झटका लगता है, किस साइड लगता है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो लगता है हमेशा एकदम चलेगी तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क लगता है, यानी झटका लगता है पीछे। क्यों लगता है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। क्यों होता है, जैसे ही आप जब उस व्हीकल में बैठे हैं, मान लीजिए बस में बैठे, आपकी बस क्या है, रेस्ट के अंदर, आपकी बॉडी क्या है, रेस्ट के अंदर। जैसे ही, यानी आपकी बॉडी अब रेस्ट में रहना पसंद कर रही है, जैसे ही व्हीकल चलता है, यानी बस चलती है, उस केस में व्हीकल किस में हो गया, मोशन में, बट योर बॉडी स्टिल वांट्स टू बी इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, that is it is in the motion position of the inertia of rest, यानी आपकी बॉडी अभी भी, जबकि व्हीकल चल रहा है, अभी भी किसमें रहना पसंद कर रही है,
रेस्ट में। तो उस टाइम आपको क्या है, नीचे आपकी आप बॉडी का नीचे वाला इसमें जो चल रही है वो उसमें क्या हो गया, वो आगे की साइड और हम पीछे, इसलिए हमेशा हमें क्या लगता है, बैक जर्क लगता है। अगर नोटिस किया तो हमेशा बैक जर्क लगता है जब एकदम से चल पड़े तब। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, हाँ, एक एनसीईआरटी में 9th क्लास में बच्चे आपको एक ये बताया गया था, एक्टिविटी बताई थी। उसमें आपके पास एक ग्लास था, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ था, ठीक है, और कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन था। याद आया कुछ? नहीं है तो उसमें मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। ग्लास है खाली, उसके अंदर उसके ऊपर आपने गत्ता यानी आपने कार्डबोर्ड रख लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर आपने क्या है वो एक सिक्का रख लिया, ठीक है, एक कॉइन रख लिया। अब जब ग्लास है, यहाँ पर कार्डबोर्ड है और जो कॉइन है, तीनों क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। क्लियर? तो कॉइन भी रेस्ट में रहना पसंद करेगा, कार्डबोर्ड भी रेस्ट में रहना पसंद करेगा, और आपका जो ग्लास है वो भी रेस्ट में रहना पसंद करेगा। कौन से में है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजिशन पे है ना, ठीक है, उनके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बट जैसे ही आपने कार्डबोर्ड को फ्लिप किया, आपने थोड़ा सा उसको फोर्स लगाया, जैसे मैंने अगर उसको ऐसे किया तो क्या होगा, कार्डबोर्ड मोशन के अंदर हो गया, बट उसके ऊपर रखा हुआ कॉइन क्या है, वो भी क्या होगा, वो जैसे अपने स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको ही मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो वो क्या है, वो कॉइन जो है उस ग्लास के अंदर वो गिर जाएगा। याद आया कुछ? तो उसमें क्या है, वहां पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का था कि बच्चे आपका जो कॉइन है वो स्टिल वांट्स टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, and that is having the inertia of rest, that's why it goes in the glass plate, यानी नहीं तो उसको कार्डबोर्ड के साथ चला जाना चाहिए ना, तो जैसे हम उसको मारते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे एग्जाम्पल क्या हो गया, ये हमारा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हॉर्स राइडिंग करते टाइम हॉर्स एकदम से चले जाए, एकदम चलने लग जाए, तो उस टाइम क्या है, राइडर को पीछे की साइड जर्क लगता है। सेम वो जो मैंने बस वाला आपको एग्जांपल बताया ना, वो सेम यहीं पे फिट बैठता है कि जब हॉर्स चलता नहीं है तो उस टाइम आप और हॉर्स दोनों क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। जैसे ही वो राइड करना शुरू करता है तो उस केस में क्या होता है, हॉर्स चलना शुरू कर देता है, तो उस टाइम में क्या है, आपकी बॉडी अभी भी रेस्ट पोजिशन पे रहने की कोशिश करती है, इसीलिए आपको पीछे की साइड धक्का लगता है। देयर आर मोर एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये तो मैंने कुछ आपको बस बेसिक जो आप हमेशा नोटिस करते हो वो वाली चीज। आई थिंक आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आ गया कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहने की कोशिश करता है उसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात करते हैं बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन, वही चीज इसी डेफिनेशन से हम इनर्शिया ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच ऑलवेज अपोजेस द चेंज ऑफ मोशन ओनली, यानी इसकी चेंज जो पोजीशन थी, उसकी पोजीशन में क्या मोशन वाली पोजीशन थी ना, उसको चेंज करने को अपोज करें। अगर वो मोशन में है ना, वो मोशन में ही रहे, उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करोगे तो वो वहां पर पसंद नहीं करेगा। जैसे आजकल के हर बच्चे के अंदर है, उसके अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश करें तो वो कहता नहीं भी मैं तो ऐसे ही हूँ, इसको ऐसे रहने दो। वो हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना, राइट जो कवाश। यहाँ पर हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है मोशन हो रहा है उसके अंदर, और उस चीज को अगर आप चेंज करने की कोशिश करें, उसको रेजिस्ट करें, उसको अपोज करें, तो वो बच्चा आपका क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर जब तक हमें एग्जाम्पल नहीं दोगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। सेम एग्जाम्पल जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, बस का एग्जाम्पल बच्चे उसमें क्या था, एकदम से अगर बस चल पड़े तो वो क्या थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इससे अपोजिट कर दीजिए, मान लीजिए एकदम आप बस कोई चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रहा है, एकदम से ब्रेक लग जाए, कैसा महसूस होता है? कुछ महसूस नहीं होता, मुंह हमारा सामने वाली फ्रंट वाली सीट पे जाके लगता है, राइट। तो यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर क्या है, हमेशा एकदम से एकदम का ब्रेक आया था, हमेशा हम हमारे आते या तो प्रोडक्टिव वे से ऐसे करते हैं, या नहीं ध्यान हो तो फिर सीधा मुंह ही हमारा इंजर्ड होता है। तो यहाँ पर बच्चे हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या है, जब व्हीकल चल रहा है तो आपकी बॉडी और जो आपका व्हीकल है बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन, दोनों के दोनों क्या है, मोशन वाले स्टेट में है। बट जैसे ही आप व्हीकल के ब्रेक लगता है, तो व्हीकल के ब्रेक लगने का मतलब क्या है कि आप व्हीकल स्टॉप, यानी वो रुक जाएगा, बट अवर बॉडी स्टिल स्वाइल टू दैट स्टेट विच इज डूइंग द सेम वे, यानी वो अपनी उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी जो अभी तक चल रही थी, दैट इज इन द मोशन। तो हमारी बॉडी स्टिल इन द स्टेट ऑफ मोशन, बट जैसे ही व्हीकल बंद होता है तो बॉडी तो हमारी मोशन में, इसीलिए हमेशा
आगे की तरफ, ये होता है ना, आगे की तरफ झटका लगता है। सेम ही हॉर्स वाला कर दें, एकदम हॉर्स रुक जाए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है, आगे की तरफ धक्का लगता है ना। तो ये हमारे पास क्या है, आप कह सकते हो मोशन के, यानी हमारी जो बॉडी है वो मोशन में रहना पसंद करती है। और बेसिक बेटा, आपने बहुत बार देखा है, कभी लॉन्ग जंप वाले एथलीट्स देखे हैं आपने? हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो काफी दूर तक भागते हुए आते हैं, चलते नहीं भागते हुए आते हैं, फिर उसके बाद जंप करते हैं। कईयों को लॉजिक लगता होगा कि वो भाग के आते हैं, ये तो आपने भी देखा होगा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको जंप करना है तो आप एक दो कदम पीछे जाते हैं, वहां से भागते फिर उसको आगे क्रॉस करते हैं। तो बच्चे वहां पर भी हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन ही काम कर रहा है। इनर्शिया ऑफ मोशन कैसे काम कर रहा है कि जैसे ही आपकी बॉडी जब पीछे से एथलीट भाग के आ रहा है, यानी उसकी बॉडी क्या है, मोशन में, ठीक है, जैसे ही वो जंप कर रहा है उसकी बॉडी क्या है, जैसे जंप किया है, अब वो भागना तो मोशन तो खत्म हो गया ना, बट उसकी बॉडी स्टिल वांट्स टू बी इन मोशन। इसी वजह से वो क्या है, आगे की साइड लॉन्ग जंप ले पाता है कि उनकी बॉडी फिर भी उसकी पैर उसी उसी मोशन में रहने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोशन का। अच्छा बच्चा, एक एक मेरे को अभी भी रेस्ट का हो रहा है, जैसे पत्ते झड़ते हैं, यानी अगर आप किसी पेड़ के डाली को पकड़ के झड़ोगे, ठीक है, या फिर तो उसमें क्या होता है, पत्ते अपने आप गिरते हैं ना, वो हमेशा नीचे वाले डायरेक्शन में गिरते हैं, तो वो रेस्ट में रहना पोषण पसंद करते हैं, इसीलिए वो नीचे फॉलो होते हैं। या फिर 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, जैसे अगर हमारे पास कोई मेट्रो और उसको हम डंडे से बीट करें तो उसके डस्ट पार्टिकल बाहर की साइड क्यों आते हैं, क्योंकि जैसे वो भी हमारा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में कर रखी बच्चे, फिर भी ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर ही आता। इनर्शिया ऑफ मोशन का समझ में आ गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है और फिर उसके बाद सडनली उसको आप ब्रेक करने की कोशिश करें, यानी रेस्ट में करने की कोशिश करें, तो उस केस में आप क्या कह सकते हो, वो इनर्शिया मोशन। और सबसे अभी एक ध्यान आ गया बच्चे, जैसे आप कहीं चलती हुई व्हीकल में अगर आप नीचे उतरो, लड़के बहुत बार करते हैं, लड़कियों को थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो देख चुकी होती है क्या हाल होता है। जैसे चलते हुए व्हीकल में, बस है, बस चल रही है, किसी को उतरना वही है, मोस्टली बॉयज करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, चलते व्हीकल में उतरते, ठीक है, चलते हुए व्हीकल में उतरेंगे तो क्या होता है, एकदम से अगर वो एकदम से उतर गए, स्टिल खड़े हो गए, तो हमेशा 100% वो नीचे गिरेंगे ऑन द मूव, यानी उनके इंजरी हो, गिरेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं कि बस है, बस से उतरते टाइम जैसे थोड़ी डिस्टेंस तक वो चलते हुए जाए, तो वो सही सलामत रहेंगे। कई बार आपने देखा होगा बेटा, किसी को व्हीकल चलते व्हीकल में से चढ़ते हुए, ट्रेन हो बस हो, उसमें से देखना, तो उसमें क्या है, जब वो उतरते हैं तो वो कुछ दूर तक पैदल चलते हैं उसके साथ, यानी थोड़ा सा दौड़ के जाते हैं ताकि इनर्शिया ऑफ मोशन को कैरी कर सकें। क्या होता है कि जब भी वो मोशन के अंदर चलती है, बस में है, तो उनकी बॉडी भी मोशन में है, बस भी मोशन में है, तो जैसे ही वो ग्राउंड पे आता है तो ग्राउंड पे क्या हो जाता है, मोशन एकदम से क्या हो जाता है, रेस्ट हो जाता है। अगर बॉडी एकदम से स्टिल खड़ी रही तो उसको क्या लगेगा, आगे की साइड झटका, इसी वजह से वो आगे गिर सकते हैं। बट अगर वो साथ साथ चलने लग जाए, साथ साथ दौड़े, ठीक है, एक दो कदम ही दौड़े जाए, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज को एक्वायर कर लेता है। तो ये हमारा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में। आई थिंक मैंने आपको सफिशिएंट एग्जाम्पल दे दिए डेली लाइफ से, जिससे आप इसको रिलेट कर पाए। फिर भी अगर कोई समझ नहीं आया तो बच्चा आई एम हियर फॉर यू। इसके बाद थर्ड जो आता है बच्चा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे इसका नाम है कि क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच ऑलवेज अपोजेस चेंज इन बट इट्स डायरेक्शन, यानी वो हमेशा उसकी डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करे, जिस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे उसी में अपने आप को जाने ही दे। उसके अलावा करेंगे तो हमारे पास नहीं बढ़े, मीन्स वो पसंद नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, फिर से बिना एग्जाम्पल हमें समझ नहीं आता। सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, अगर मान लीजिए आप किसी भी व्हीकल में, ठीक है, और वहां पर एकदम से टर्न आ जाए, क्या होगा, टर्न आ जाए, मान लीजिए इस साइड है, राइट साइड, तो क्या उस साइड जाओगे, अपोजिट साइड, वो हमारी बॉडी क्या करती है, बैलेंस करने की कोशिश करती है, यानी उसी डायरेक्शन में अपोजिट। कभी भी नोटिस करना, कोई स्विंग है तो उसमें आप डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन को खुद को बैलेंस, अगर आप उसी डायरेक्शन में रहोगे तो आप गिर सकते हो। तो वहां पर क्या है कि आपको एक तरह का फोर्स जो लगता है, वो क्या है, आप कह सकते हो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हमारी पोजीशन जैसे स्ट्रेट जा रही है, हमारी बॉडी स्ट्रेट रहना पसंद करती है। अब एकदम से टर्न आ जाएगा तो हमारी बॉडी उस चीज को रजिस्ट करती है, तो हमें एकदम से झटका लगता है। अगर इस साइड जाना है तो इस साइड झटका लगेगा, इस साइड जाना है तो इस साइड झटका लगेगा। या फिर आपने कभी सोचा है कि आपके जो व्हीकल है, चाहे वो कौन सा व्हीकल, चाहे बाइक हो चाहे वो स्कूटी हो,
इवन दो आपके पास जो साइकिल है, बाइसिकल, उसमें मड गार्ड लगा होता है। मड गार्ड यानी व्हील के ऊपर एक कवर शीट होती है, राइट। वो कोई डिजाइन नहीं है बच्चे, हर एक इंस्ट्रूमेंट या कह सकते हो हर एक चीज आपके जो पास जो सराउंडिंग में है ना बच्चे, वो आपकी सुविधा के लिए दी गई है और आपको पता भी नहीं वो क्यों है। ठीक है, मड गार्ड क्यों देते हैं उसका नाम, मड गार्ड क्यों, MUD, मड मींस गार्ड, यानी वो क्यों होता है बच्चे। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी आपका व्हीकल जो है पानी वगैरह में जाता है, ठीक है, तो आपने देखा पानी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है, वो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन है। अभी थोड़े दिन पहले हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था और उसमें हमने कहा था कि मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी वाटर के अगर पार्टिकल होंगे हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मड ये आपके पास ये व्हील है, ठीक है, तो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में जाने की, वो टेंजेंट डायरेक्शन हर डायरेक्शन में होगा ना बेटा, इसको इस तरह से लिखो, ये इस तरह से, ठीक है। तो अगर वो टेंजेंट डायरेक्शन में जाएगा तो मान लीजिए आप मड के अंदर से जा रहे, कीचड़ के अंदर से जा रहे, तो अगर वो मडगार्ड में होगा ना तो ड्राइवर को सारे जो उसके कपड़े वो सारे गंदे कर देगा, यानी उसको खराब कर देगा। पानी है, पानी के अंदर भी, तो मड गार्ड बेसिकली इसीलिए बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर फ्रॉम द मड। इसीलिए वो मड के लिए कह सकता है, वाटर के किसी के अंदर भी जहां भी जाओगे तो हमारे जो उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, इसीलिए वो मड गार्ड लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान। और अगर आपने कभी भी देखा है कि जो शार्प करते हैं, जैसे सीजर शार्प करते हैं या फिर नाइफ शार्प करते हैं, उनके पास एक रोटेटरी पत्थर होता है, ठीक है, उस स्टोन के ऊपर वो क्या करते हैं, और जिस चीज को धार लगानी है, बेसिक तरीके से बोलूं, अगर धार लगवानी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको रखवाते, वो क्या रहता है जो शार्प करने वाला, रोटेट नहीं, जब मोटर से पहले हाथ से भी करते थे, अब मोटर से घूमता रहता है और उसको आप उस चीज के ऊपर रखते हो। तो कभी स्पार्क देखे हैं कहाँ किस डायरेक्शन में आते हैं, हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में आते हैं। तो वो क्या है, वो उनकी हमेशा, क्योंकि सर्कल में अगर मोशन होगा तो वहां पर हमेशा क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन में ही आपके पास जब जाने की कोशिश करेगा। और आपको एक बता देते हैं, 9th क्लास वाला ये कि अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि स्टोन वाला, ग्रेविटेशन वाले में पढ़ा था, एक लड़का खड़ा होता है, उसने थ्रेड से एक पत्थर को बांध रखा तो घूमता है। हाँ, पिक्चर तो थोड़ी बहुत याद रहती है हमें, अदरवाइज तो तो बच्चे वहां पर क्या होता है कि उसमें ये दिखा गया है कि जैसे हमारा हाथ वो स्टोन को घुमा रहा है, ठीक है, तो उसकी सर्कुलर मोशन है, जैसे ही थ्रेड टूटा तो वो अपने डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। वो डायरेक्शन ऑफ सर्कल क्या है, दैट इज टेंजेंट। हर एक पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन क्या है, टेंजेंट डायरेक्शन है। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी उस टाइम उसके पास जो पोजिशन मीन्स उसके पास जो इनर्शिया था, उस इनर एबिलिटी थी जिसकी वजह से वो रजिस्ट करता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने वाले फोर्स को, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया है। इनर्शिया के अलावा हमने ये बताया कि इनर्शिया कितने टाइप का हो सकता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, और इसका हमारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से क्या लेना देना। ठीक है, हम अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे कि हमारे पास जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, किस तरह से इनका रिलेशन है। क्लियर, तो अभी आप एक बार इसको क्विक रिव्यू दीजिए, उसके बाद हम एक छोटी सी क्वांटिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी करने जाएंगे, तब तक एक बार देखिए। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत छोटी सी टर्म है, बहुत ही कमाल की टर्म है, वो टर्म है बच्चे हमारे पास मोमेंटम। हैव यू हर्ड दैट बिफोर? यस यू हैव। तो बेटा यहाँ पर आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। मोमेंटम क्या पढ़ा था? मोमेंटम तो सबसे पहले जैसा मेरा वे ऑफ टीचिंग है, जब तक मैं आपको लेमन तरीके, यानी ऐसा कोई तरीका ना बता दूं जिसकी हेल्प से आप किसी भी को, मीन्स कोई भी आपके घर में बड़ा है छोटा है वो आपसे पूछने लग जाए, तो आप बीइंग ए साइंटिस्ट ना बताएं, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट बताएं कि किस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेली लाइफ से कनेक्ट करके आप बता सकते हैं। बेसिकली बच्चे मेरा मोटो यही है कि हम हमारे साइंस को इतना ईजी बना दें ताकि हम जगह जगह अगर देखें तो यहाँ पे भी साइंस है, यहाँ पे भी साइंस है, मीन्स हमें अलग से उसको ना पढ़ना ना पड़े, राइट। तो अब हम बात करेंगे मोमेंटम। सिंपल भाषा में बोला जाए, आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर वो मोशन, उसने कितना मोशन किया उसको बताने वाली क्वांटिटी को मोमेंटम कहते हैं, राइट। इतना सिंपल है कि आप कह सकते हो इट इज द क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी मैंने क्वांटिटी बोला बेटा,
इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन। सिंपल इतनी भाषा में समझ में आ सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया उसको बताने के लिए हमारे पास है मोमेंटम। ठीक है, तो आप इसको इसके लिए क्वांटिटी ऑफ, दैट इज, इसको शॉर्ट टर्म में करें तो ये हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ मोशन। जिसे ऑब्जेक्ट ने अगर मोशन किया है, कितने मोशन किया है, कितना, वो मोशन आपका क्या होगा, मोमेंटम। अब थोड़ा सा हम अगर इसका फॉर्मूला बेस करें तो फॉर्मूला बच्चे, मोमेंटम को हमेशा p से डिनोट किया जाता है, स्मॉल p से, और इसका जो फॉर्मूला है v, mv, पढ़ा है बेटा ये आपने। दैट इज मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मोमेंटम क्या है, ये प्रोडक्ट है, किस किस का प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन है किस किस की, मास, उस ऑब्जेक्ट का जितना मास है और उसके अंदर कितनी वेलोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 2 kg, ठीक है, मास, जिसको मास कैसे कंसिडर कर रही हूँ, वेट और मास अलग होते हैं बच्चे, वो हम करेंगे बेसिक, बट यहाँ पर हमारा मास उसका है और वो 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल कर रहा है, तो ये उसकी वेलोसिटी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो कितने दूर तक गया, यानी उसका टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, दैट इज p इज इक्वल टू mv, दैट इज इक्वल टू 2 into 5, दैट इज 10। अब 10 क्या है, किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बता दें कि क्वांटिटी कितनी है, आपके मोशन ने कितनी, आपको ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन किया, वो ये आपका मोमेंटम है। तो मोमेंटम बचे, दूसरी चीज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिखेगा ये किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मोमेंटम होगा। दूसरी चीज, इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट अगर देखें तो इसका मूवमेंट देखिए, तो मास को किसमें करेंगे, किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में बच्चे किलोग्राम को, यहाँ पर मैं सीजीएस, ये सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये हम फर्स्ट यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर, यानी किलोग्राम को हम ग्राम में करेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है, और सेकंड तो हमेशा सेकंड रहता है, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास मोमेंटम क्या है, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में हमें बताता है, और यहाँ हमारे पास उसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी। इसके बाद जैसे कई बार आता है कि अगर आपके पास हल्का व्हीकल होगा ना, तो उस टाइम आपके पास आपका मोमेंटम क्या होगा, तो वहां पर आप ये देख लीजिए, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, देखिए p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, p इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। कैसे, अब इसमें देखिए, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, वेलोसिटी ज्यादा, जबकि हमारा जो मोमेंटम है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अब हम करेंगे ग्राफ कि हमारे पास इन 3 क्वांटिटी है ना, तो 3 क्वांटिटी में हमारे पास किस तरह है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ पर हमारे पास मोमेंटम है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह से ग्राफ हम अच्छे तरह से कर चुके हैं। इसके बाद अगर हम मास और उसके बीच में करें, यानी जितना जितना हमारा मास होगा उतना हमारा मोमेंटम होगा, तो हमारी ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बन सकता है, तीसरा हमारा है दैट इज मास एंड वेलोसिटी। अगर इसके बीच में ग्राफ हम प्लॉट करें तो हमारे पास किस तरह से बनेगा बच्चे, मास एंड वेलोसिटी। इसको समझने के लिए देखिए बच्चे, आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा, वेलोसिटी, क्योंकि प्रोडक्ट में है ना, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, घटेगी। जैसे इसमें देखिए p की वैल्यू 10 है, ये 2 है, ये 5 है। अगर मैं मास को कम करूं, 1 करूं, तो मुझे ये v को 10 करना पड़ेगा, तभी जाके तो ये 10 होगा। क्लियर टू यू। तो इसका मतलब हमारे पास इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज क्या हो रही है, घट रही है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है हमारे मोमेंटम के। तो बच्चे अब आज जो हमने किया है वो हमने किया है बच्चे फोर्स के बारे में, हमने किया है इनर्शिया के बारे में, और हमने मोमेंटम के बारे में। बेटा टर्म भले ही छोटी है, बट इसका जो वे है बहुत बड़ा है, यानी इसका जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा है। तो जितना भी है आप इसको कीजिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, जितना भी हो सके उसे करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।